प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रश नहीं करना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी ब्रश नहीं करना चाहिए। कि दांतों का उबड़ खाबड़ या आउट ऑफ शेप निकलना ये लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे साथ भी होता है, कभी कभी लगता है कि आप ठंडा पीजिए तो झंझन आता है, गर्म पीजिए तो झंझन आता है। कि ब्रश उठाया अगर आपने यूं यूं किया और आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया। अगर आप दातुन करते हैं और ब्रुश भी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी है। माउथ वॉश में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हमारे देश में प्रथा है, पुराने लोग जो कितने लोग जो है वो दातुन भी करते हैं। देखिए, माउथ वॉश इज एडिंग टू योर बेटरमेंट। ये जो सेंसिटिविटी है इसके पीछे की वजह क्या है? आज जो हर एक बच्चा सॉफ्ट और फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ अग्रसर है। हमारे टाइम में कहाँ इतनी पिज्जा वगैरह और ये सब चीजें। लॉन्ग रन में अल्कोहल, पान मसाला ये ओरल कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। देखिए, पहले कहते थे इसमें नमक नहीं है, कोई कहता है लौंग है। या आप क्या करते हैं, आप एक तरफ पान मसाला रख के मस्त हो जाते हैं। क्या इससे मोहब्बत बढ़ती है या परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? स्नोरिंग या खर्राटे लेना भी ओरल से ही रिलेटेड है, जो मुझे नहीं मालूम। हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर अनिल कोहली। डेंटिस्ट हैं और इस फील्ड में इनका कोई सानी नहीं। यहां आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी हुई, क्योंकि अगर ज़्यादातर लोगों में देखें, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कि दांतों को लेकर हम बहुत ज़्यादा सजग रहते नहीं हैं। दांतों के साथ साथ हम ओरल हेल्थ की भी बात करेंगे। डॉक्टर अनिल कोहली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। पहला सवाल तो मेरा यही था, मेरा भी उन्हीं लोगों में मेरी गिनती भी होती है, क्योंकि सब कुछ अंदर है। तो जो अंदर है और दिख नहीं रहा होता है, उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंतित या सजग नज़र नहीं आते, जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। हाँ, आपने सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मैं उसी लफ्ज़ को ढूंढ रहा था। ओरल हेल्थ कितना ज़रूरी है बाकी सेहत की चीज़ों की तरह ही किसी भी इंसान के लिए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरल हेल्थ कितना ज़रूरी है आम आदमी के लिए। जी। देखिए, जब देश तरक्की करते हैं, डेवलपिंग नेशन होते हैं और अंडर डेवलप्ड होते हैं, उस टाइम सेहत के बारे में किसी भी देश के लिए, सरकार के लिए अगर आप देखें, एक एजुकेशन और हेल्थ, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। हमारे देश में पहले दांतों के बारे में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। किसी आदमी को आप कहते हैं कि आप दांतों और अपनी आंखों के लिए और दिल के लिए तो इतनी जल्दी सजग रहते हैं और दांतों के लिए आप बिल्कुल सजग नहीं है, तो उसका जवाब होता है आंखें तो दो ही हैं, दिल एक है, तो दांत 32 है, कोई एक चला भी गया तो कुछ नहीं। बट ओवर द ईयर्स, इंडिपेंडेंट से लेकर अब तक देखिए, हमारी एवरेज एज जो होती थी वो 37 साल होती थी। आज हमारे देश में तरक्की की वजह से, साधनों की वजह से, उपलब्धियों की वजह से एज है जो वो 67 ईयर्स हो गई है। तो जब आप 67 साल के लिए जिएंगे तो उसके लिए आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए तो आपके खाने का साधन भी एक अच्छा होना चाहिए। उनमें से एक साधन आपके दांत हैं। जी। अब दांतों को आज की डेट में जैसे जैसे हमारी इकॉनमी इंप्रूव हुई है, जैसे जैसे हमारी सुविधाएं मिली हैं, तो आम आदमी की जागरूकता बढ़ी है। उसकी कई सारी वजह है। आज आम देखिए आप, वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। जी। व्हेन यू आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, देन एवरीवन वांट्स टू वर्क। और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल सब साथ काम करना चाहते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी मुस्कान हो, मैं देखने में अच्छा लगूँ। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसके लिए होता है। तो ए स्माइल कैन विन मैनी हार्ट्स एंड ए स्माइल कैन गिव यू ए गुड हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज इफ योर टीथ आर गुड देन यू विल लुक गुड, यू विल फील गुड एंड यू विल लिव लॉन्गर। वही सवाल था मेरा कि कैसे, हम बाकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे। बेसिक सवाल जो था मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी इंसान को कैसे पता लगे कि कुछ है जो गलत हो रहा है, सही नहीं है, ओरल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। सिम्टम्स बताएं अगर। देखिए, पहली बात तो ये दांत एक ऐसी चीज़ है आपके ह्यूमन बॉडी में, शरीर में, कि उसमें सेल्फ रिपेयर नहीं होता।
आपको चोट लगेगी, आपकी हड्डी टूटेगी तो अपने आप जुड़ जाएगी। जी। और दांतों के रोग ऐसे हैं कि जब तक कि आपके बिल्कुल वो बढ़ते बढ़ते इस हालत में नहीं पहुंच जाते कि आपको दर्द होना शुरू हो जाए, तब तक आपको पता नहीं चलता। इसलिए ओरल हेल्थ के लिए आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और 90% ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स आर प्रिवेंटेबल True. इफ़ डायग्नोज अर्ली। तो अगर आपकी दांतों की बीमारी कोई भी है और आपने उसको इस रूप में, भयानक रूप में जाने दिया, तब उसके उखाड़ने के अलावा आपके पास कोई साधन नहीं बचता। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर चेकअप कराते हैं तो जैसे ही आपको कोई डिके होता है या कोई आपकी प्रॉब्लम है और वो इंटरसेप्ट हो जाती है, तो आपको उसका निदान मिल जाता है। तो इसलिए दांतों के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी दूरगामी प्रभाव होते हैं। तो जैसे हम सब, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, जब आप एबव 40 निकलते हैं तो कहा जाता है कि आप 6 महीने या साल भर में सारे टेस्ट कराएं। जी ठीक है, जी। वो मैं भी फॉलो करता हूँ। ओरल चेकअप के लिए कितने दिनों या कितने महीनों के बाद आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप हर 6 महीने या साल भर में एक बार जाके अपने दांत देखिए, आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया। आपने कहा 40 साल के बाद जी चेकअप कराते हैं। तो देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पहले दांत, दूध के दांत आते हैं 6 महीने की उम्र में, और जो परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं वो 6 साल की उम्र से आने शुरू होते हैं। तो डेंटल एग्जामिनेशन तो छोटी एज से शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप 6 महीने में नहीं भी करा सकते तो साल में एक बार जरूर एग्जामिन करें, और जिससे कि आप उससे बच सकें किसी भयानक बीमारी से। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि जैसे आप बाकी चेकअप्स कराते हैं कि आप सेहतमंद रहें, उसी तरह आपके दांत भी सेहतमंद रहें, इसके लिए आप साल में एक बार जाकर ज़रूर चेकअप। डॉक्टर साहब, कई तरह की परेशानियाँ, जैसे मेरे साथ भी होता है, कभी कभी लगता है कि आप ठंडा पीजिए तो झंझन आता है, गर्म पीजिए तो झंझन आता है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आज की व्यस्त जिंदगी में जी आपको ग्राइंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। अब दांतों में सेंसिटिविटी की कई वजह हो सकती है। पहली वजह, सबसे बड़ी वजह है कि अगर दांतों में आपके गैप्स आ गए हैं और कैविटीज हो गई हैं, और वो कैविटी इतनी बढ़ चुकी है कि नर्व के पास पहुंच गई है, जी। तो दांत में आपके ठंडा गर्म लगने लगा। दैट इज नंबर 1। हम्म, दूसरी बीमारी जो होती है कि आपकी एसिडिक कंडीशन है, बिकॉज ऑफ द सिस्टमिक कंडीशन। अगर आपके शरीर में एसिड ज़्यादा बन जाता है, उसका इफेक्ट जो है आपके दांतों पे भी आता है और इनेमल डिजॉल्व हो जाता है, और डेंटिन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये बेसिक 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से दांतों में सेंसिटिव होती है। एक तो कैविटी की वजह से आ जाएगी, दूसरा अगर आपके दांत घिसते ज़्यादा हैं उसकी वजह से आ जाएगी, तीसरा आप अगर रफ टूथ पाउडर, काला दंत मंजन या लाल दंत मंजन कोई ऐसा यूज करते हैं जो कि एब्रेसिव होता है, जो आपके इनामल को उड़ा देता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, तब आपको ठंडा गर्म लगने की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर लेकिन इन चीज़ों को डायग्नोज कर दिया जाए या आपको उसको बारे में जानकारी हो, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। इफ पीपल आर मेड अवेयर अबाउट द डेंटल इश्यूज, तो आपको इस हालत में पहुंचने से बच सकते हैं आप। माउथ वॉश होता है कि आपको लगता है कि आप फ्रेश हो, माउथ वॉशेस इस्तेमाल करना कितना सही है? देखिए, माउथ वॉश इज एडिंग टू योर बेटरमेंट इन लाइफ। आप ब्रश करते हैं, बहुत अच्छा है। आप माउथ वॉश करते हैं, उससे भी अच्छा है। अब माउथ वॉश में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आप अल्कोहल वाला माउथ वॉश है कि दूसरा है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर द्वारा बताए गए माउथ वॉश से ही कुल्ला करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ माउथ वॉश मार्केट में ऐसे हैं जिनमें कि अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि आपकी म्यूकोजा वगैरह इरोड हो सकती है और आपको ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए एक डॉक्टर द्वारा सुझाए हुए माउथ वॉश को ही करें। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल था, हाउ इफेक्टिव, हाउ बेटर इज द माउथ वॉश, देखिए जैसे आप ब्रश करते हैं, आप डेंटल फ्लॉस करते हैं और आप माउथ वॉश भी करते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में प्रथा है, पुराने लोग जो, कितने लोग जो है वो दातुन भी करते हैं। अब अगर हम दातुन की बात करें तो दातुन का अगर मेरे से आप कहें तो उस पर हम बाद में आएंगे। बाद पहले आप इस पे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर का बताया हुआ माउथ वॉश आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहतर है, बेनिफिशियल टू द नॉर्मल थिंग। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है जिससे मैं भी गुजरा हूँ कि ब्रश उठाया अगर आपने यूं यूं किया, और बाद में मुझे डॉक्टर ने बताया कि ब्रश भाई साहब ऐसे नहीं करते हैं,
तो मैंने कहा कि हमारे गांव में तो ऐसे ही करते थे, तो हमने बचपन से यही सीखा है। तो उन्होंने कहा कि आपके मसूड़े ऊपर चले गए हैं और आप थोड़ा सा बहुत बढ़िया स्लो नहीं दिख जाइए। रहे। तो अब आप ऐसा कीजिए कि ब्रश कैसे करते हैं हम हम बताते हैं। बताएंगे। अब वो हम बताएं वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब आप बताइए कि ब्रश करने का तरीका आपके दांतों और मसूड़ों के लिए कितनी अहमियत रखता है इसमें और कैसे करें। देखिए, दो सवाल है। पहली बात कि ब्रश कौन सा आप इस्तेमाल करें। हाँ, पहला, हाँ। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन। देखिए, हर एक आदमी ब्रश करता है, लेकिन उसकी फोर्स यूज करने की हर एक आदमी की अलग होती है। तो एक आप सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें विद द सॉफ्ट ब्रिसल्स। ठीक है। उसमें भी इतनी ज़्यादा वैरायटी आजकल आ गई है मार्केट में, तो जी। ब्रश का सॉफ्ट होना जरूरी है। और उसके ऊपर एक मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट लगाएं। और मिनिमम आप, जो हमारे देश में जो प्रथा है, हम इतने व्यस्त हैं और इतनी जल्दी में होते हैं कि 30 सेकंड में हम ब्रश उठा के रख देते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 मिनट ब्रश करने के लिए समय दें अपनी शारीरिक बेहतरी के लिए। ब्रश को एक एंगल 45 के एंगल पे रख के और 4 क्वाड्रेंट में, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर में आप 30-30 सेकंड अगर लगाएं और उसकी मूवमेंट करें। ऑक्लूजन मतलब होता है जो सरफेस होती है जिस पे खाना खाते हैं। दूसरा, आपने सवाल किया अभी कि आपके मसूड़े नीचे चले गए। अब देखिए, मसूड़े नीचे जाने की दो वजह है। अगर आपके दांतों में आपने कभी क्लीनिंग नहीं कराई और टाटर जमा हो रहा है, तो उससे आपके गम सेपरेट हो जाते हैं। अब आप उसके ऊपर जैसे ही कोई हार्ड ब्रश या सॉफ्ट ब्रश लगाएंगे, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर क्लीनिंग कम से कम, अगर 6 महीने में नहीं, साल में एक बार जरूर कराएं। और ब्रश को आप सॉफ्ट ब्रश लें, उसको इस्तेमाल करें और 2 मिनट का समय आप जरूर लगाएं। आजकल आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वो चीज़ नहीं है दिखाने के लिए। तो उसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, नंबर 1, उसका एंगल क्या होना चाहिए और उसका टाइम क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई कांट यू कीप योर टीथ फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बचपन से देखते आए हैं कि आप छोटे शहरों में हैं तो सड़क के किनारे बबूल का और नीम का दातुन मिलता है। हमने भी बहुत इस्तेमाल किया, अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या दातून करना ब्रश करने या पेस्ट के साथ ब्रश करने से ज़्यादा बेहतर है, या एक मिथ है? आप सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रश ही कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये, दातुन इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द टूथब्रश। अब क्यों हमारे देश में दातुन करते थे? हमारे पास इतने, आप देखिए आज हमारी आपकी 1.4 बिलियन है, तो अभी भी आप अगर देखें तो अगर 50% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ब्रश करते हैं। कोई मंजन करता है, कोई ब्रश करता है, कोई दातुन करता है। दातुन की जो, अगर आप उसमें जाएं तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन दांतों को क्लीन करने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथब्रश। उसकी वजह है, दातुन आपके दांतों के बीच में और ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच सकता क्लीनिंग के लिए जैसे कि आपका टूथब्रश पहुंच सकता है। बट अगर आप दातुन करते हैं और ब्रश भी करते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ओनली दातुन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर हैविंग द हेल्दी टीथ। एक और सवाल आपसे था मेरा कि ओरल हेल्थ का अच्छा ना होना दूसरी कितनी बीमारियों की जड़ हो सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। कई तरह के मिथ भी आंचल बता रही थी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, कि मैंने कभी नहीं सुना। हाँ। लेकिन आज मुझे ये बात पता चला, आपने भी उस पर मोहर लगाई, कि प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रश नहीं करना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी ब्रश नहीं करना चाहिए। क्या इसका कोई लेना देना है या ये मिथ है? ये टोटल मिथ है। ये दादी के नुस्खे वाली कहानी है जी। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम हार्मोनल चेंज इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल, जिससे कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है। लेकिन ब्रश ना करना इज नॉट द आंसर। तो ब्रश ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप, नो साइंटिफिक के अलावा भी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में ब्रश ना करें। आपको 100%, इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, इट इज बेनिफिशियरी, इज ए मस्ट टू ब्रश एंड मेक द माउथ हेल्दी। मैं इससे आगे जाऊंगा। आपको देखिए, अगर ओरल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यू कैन हैव ए प्रीमेच्योर बेबीज ऑल्सो। तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन होगा, वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा आपकी बॉडी में जाएगा,
डायबिटीज को भी बढ़ा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे डायबिटीज हो जाती है, लेकिन एक एग्जिस्टिंग आदमी जिसको हार्ट प्रॉब्लम भी है या डायबिटीज भी है या उसके लक्षण है, तो उसको वो ज़्यादा फेवरेबल होगा देन ए हेल्दी पर्सन। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज नो रीजन वन शुड स्टॉप ब्रशिंग, इट इज़ ए मस्ट टू ब्रश। एक सवाल जो भी हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि आदमी तब खूबसूरत लगता है जब उसकी मुस्कुराहट जो है सुंदर हो। सुंदर हो। और मुस्कुराता हुआ वो तब अच्छा लगेगा जब उसके दांत एक लाइन में लाइन लाइन होंगे और तरीके से होंगे। हम और आप उन लोगों में से हैं जिनकी किस्मत अच्छी है कि दांत का शेप ठीक है। अच्छे टाइम में पैदा हुए। हाँ, नहीं इसका मुझे लगता नहीं कि टाइप से कोई लेना देना है। नहीं है, मैं बताऊंगा। अच्छा, ओके, उस पर रोशनी डाल। मेरा सवाल एक था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत उबड़ खाबड़ हैं, दांतों में गैप है, या उसका शेप ऐसा नहीं है जिससे वो एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ किसी से मिल सके, तो एक ब्रेसेस आता है और भी कई तरह की चीजें लोग लगाते हैं। इसके लिए क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं आप? देखिए, पहला सवाल हमने ये किया कि आजकल के दांतों में, आजकल के बच्चों में ये क्राउडिंग ऑफ द टीथ या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्यों इतना ज़्यादा प्रचलन, उसका इतना क्यों बढ़ गया? देखिए, जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और तरक्की होती जा रही है और नए साधन आते जा रहे हैं, हमारे खान पान की दिनचर्या में बहुत फर्क आता जा रहा है। जी, देखिए, आप और हम जिस जमाने में और जिस एरिया में पैदा हुए, हम गन्ने भी खाते थे और चने भी चबाते थे, तो हमारे जॉज वर स्ट्रॉन्ग एंड वाइड एनफ। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्ट फूड और जंक फूड की तरफ माध्यम बढ़ता जा रहा है, तो जॉ साइज ग्रेजुअली हम बच्चों का छोटा होता जा रहा है। तो जब जॉ साइज छोटा होता है और दांत 32 होते हैं, तो क्राउडिंग होनी शुरू हो जाती है, दांत आगे पीछे आने शुरू हो जाते हैं, अकल दाढ़ आपकी अंदर फंसी रह सकती है। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफ स्टाइल उनके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो उसके लिए जो आपने सवाल उठाया, तो हमारे ब्रेसेस सर, लगते मैं हैं। एक जगह आपको जी, जी। रोकूंगा, ये मेरे लिए नई जानकारी है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि दांतों का उबड़ खाबड़ या आउट ऑफ शेप निकलना ये लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है? लाइफ स्टाइल पे ओवर द ईयर्स। ओवर द इयर्स। Over the हाँ, तो years, बच्चा वैसे बड़ा हुआ, हाँ, दूध के देखिए, दांत आपके निकले। टाइम में, हमारे टाइम में खान पान की चीज़ें अलग थी। आज जो हर एक बच्चा सॉफ्ट और फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ अग्रसर है। हमारे टाइम में कहाँ इतने पिज्ज़ा वगैरह और ये सब चीज़ें होती तो थी। फिर बच्चों के दांत बेहतर निकले, इसके लिए क्या क्या ना खिलाएं? क्या क्या ना खिलाएं? हाँ। सब कुछ खिलाएं, लेकिन एक लिमिट में खिलाएं। ओके, ठीक है। किसी को वंचित ना करें किसी चीज़ से। ठीक है, ठीक है। तो उस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि अगर आपके दांत आउट ऑफ शेप है, उबड़ खाबड़ है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके लिए वो जाएं तो सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव रहेगा? देखिए, पहला बात तो ये, जिसके दांत ऊबड़ खाबड़ हैं, तो वो एक एज होती है, 10 साल तक हमारे दूध के दांत सब गिर जाते हैं और परमानेंट दांत हैं। तो पहली बात तो ये कि अनटिल अनलेस किसी को हैबिट नहीं है, हैबिट जैसे थंब सकिंग की होती है, लिप सकिंग की होती है, उस केस में हमें अर्ली इंटरवेंशन करना पड़ता है। लेकिन जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, जिसका हम सवाल आपने उठाया, जॉ साइज का उठाया, तो उसका ट्रीटमेंट 10 साल के बाद शुरू होता है और वो डॉक्टर के परामर्श से ही होना चाहिए। कुछ केसेस में होता है कि आपको दांत निकालने भी पड़ते हैं, कुछ केसेस में होता है कि आपको ब्रेसेस भी लगाने पड़ते हैं, कुछ केसेस में होता है कि आपको इनविजिलाइन। नाउ जो आजकल लेटेस्ट प्रथा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कि आज एक नई टेक्निक आई है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसको बोलते हैं इनविजिलाइन। जिसमें क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस लगाते हैं कि आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत हाई है। हाँ, हाँ। और उसके लिए आपको डेडिकेट होना पड़ता है कि अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दिस इज ए सोफिस्टिकेशन टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट एंड कंफर्टेबिलिटी टू द पर्सन, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे डिफरेंट तरह की टूथपेस्ट आती हैं, जैसे डिफरेंट तरह के टूथब्रश आते हैं, उसी तरीके से ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने ट्रेडमार्क के हिसाब से बनाती हैं। तो ये डेंटिस्ट डिसाइड करे और अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पर्सन जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट द रिजल्ट ऑफ ब्रेसेस और इनविजिलाइन और अदर ट्रीटमेंट विल बी द सेम इफ द डॉक्टर इज गिविंग यू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक सवाल और था कि टूथब्रश, टूथपेस्ट की बात करें, ब्रश का तो आपने बोला सॉफ्ट दीजिए, टूथब्रश को, पेस्ट को लेकर के अलग अलग तरह के प्रचार होते हैं। पहले कहते थे इसमें नमक नहीं है तो आप इस्तेमाल कीजिए, अब कहते हैं इसमें नमक है। कोई कहता है लौंग है, लौंग कोई है। कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। चारकोल बोलता है। हाँ, डॉक्टर कोहली क्लोराइड। क्या कहते हैं? जी। मैं किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि टूथपेस्ट चुनते हुए किन क्या बातों का ध्यान? ध्यान रखा है? जी। बहुत अच्छा सवाल है और आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है। टूथपेस्ट
आपको वो करनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। आम आदमी के लिए जिसके दांत बिल्कुल ठीक है और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। उनको नॉर्मल टूथपेस्ट आप यूज़ करिए, फ्लोराइड वाला, ठीक है। लेकिन जिस आदमी को दांतों में ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड वाला टूथपेस्ट आता है, वो यूज़ करें। जिनके दांत सेंसिटिव है, स्टेनस फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आता है, वो यूज़ करें। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको किया जाए। लेकिन आज देखिए, आज के समय में मीडिया का ज़माना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब 10 तरह की टूथपेस्ट मार्केट में, तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी इंसान है तो आप एक नॉर्मल टूथपेस्ट करें। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के परामर्श के द्वारा सुझाई गई टूथपेस्ट को ही इस्तेमाल करें। एक और समस्या है कि जब आप खाना खाते हैं तो नहीं पता जंग लड़ते हैं कि दांत इतनी ज़ोर से चबाते हैं कि आपका जो सरफेस है वो घिस करके फ्लैट हो जाता है एक वक्त के बाद। तो खाते वक्त या कहें चबाते वक्त कितना ध्यान रखा जाए? उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आजकल आम आदमी, ये बहुत कॉमन है जिसको कि हम ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ कहते हैं, ब्रक्सिज्म कहते हैं, ये बहुत आम, उसकी वजह है कि आज आम आदमी जो है ना, वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से गुजर रहा है। देखिए, आम आदमी भाग रहा है, काम के लिए भाग रहा है, इसके लिए भाग रहा है, बच्चे के एडमिशन के लिए भाग रहा है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से तो आपके दांतों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि आम आदमी को नहीं पता। अगर आपको ये समस्या है तो और आप डॉक्टर को दिखाएं। उसके लिए एक तो आपको नाइट गार्ड आती है, दूसरा एक होता है कि हमारा जो जॉइंट होता है, ये यहाँ पे होता है आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिससे कि मुंह खोलते और बंद करते हैं। तो उसके लिए बेटर ये रहता है कि आप, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका परामर्श के द्वारा उसका इलाज है। रिमूवेबल थिंग भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, सो दैट आपको स्ट्रेसफुल लाइफ ना मिले और उससे आप बच सकते हैं। But main reason of having the grinding of the teeth is related to your lifestyle and stress in the life, ठीक है। or shape of the jaws. अच्छा, उस पर भी टिप्पणी आपने। एक बार डॉक्टर ने बोला था कि आप सोते वक्त बहुत जोर से लगता है करके रखते हैं, तो इसलिए आपने कहा कि उसके लिए नाइट गार्ड आता है, आप दांतों पे लगा लीजिए तो वो समस्या आप नहीं आ जाती। क्योंकि सोते वक्त तो ध्यान नहीं रख सकता आदमी कि आप मुंह कैसे बंद रखा हुआ है। एक और कई सारे सवाल हैं, उसमें से एक सवाल ये है कि कोई च्युइंगम चबा रहा है कूल दिखने के लिए, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई तुलसी खा रहा है, कोई स्मोक कर रहा है। ये दांतों के हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, अगर कोई, ये डिपेंड करता है कि उसकी खाने की प्रवृत्ति कितनी है। एक आदमी पान मसाला जस्ट आफ्टर द खाना खाने के बाद टेस्ट चेंज करने के लिए खाता है, और एक एडिक्शन के लिए खाता है, एक डब्बा पूरा खा जाता है। तो इन चीज़ों के दुष्प्रभाव तो हैं। और देखिए, सबसे पहला, अब अगर आप पान मसाला खाते हैं, उससे आपके दांतों में कलरेशन हो जाएगा, डिसकलरेशन होगा। पान मसाले से आपके दांतों की जो स्किन है, जो आपकी माउथ की स्किन है, वो ड्राई भी हो सकती है, जीरोस्टोमिया हो सकता है, उससे आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग रन में अल्कोहल, पान मसाला, ये ओरल कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। देखिए, आज समस्या ये है कि ओरल कैंसर, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स इन अवर कंट्री, इसका प्रचलन की वजह से ये बहुत हाई रेट पे। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया को वर्ल्ड की कैपिटल माना जाता है ओरल कैंसर में, क्योंकि हम ओरल हाइजीन और ओरल केयर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। और दूसरा, हमारे खान पान की जो पान मसाला, बीड़ी, और उसके लिए। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि शरीर में जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत सारे कैंसर हैं। ऑफ द टोटल बॉडी कैंसर, ओरल कैंसर इज 1/3 इन आवर कंट्री। ओवर द वर्ल्ड इट इज़ 1/6। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने दुष्प्रभाव इसके हैं, लेकिन आम आदमी की जानकारी में नहीं है। और दूसरा क्या है, देखिए, हमारा एक यंग नेशन है, और हर एक आदमी जो आज मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो देखता है कि एक कलाकार जो कि पिक्चर में काम करता है, वो पान मसाले का ऐड देता है, वो आपका सिगरेट का ऐड देता है, तो वो उनको फॉलो करता है। जी।
तो मेरी तो सरकारों से, आम आदमी से और इन कलाकारों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सचिन तेंदुलकर की तरह ये ऐड ना दें। एटलीस्ट किसी एक आदमी की भी अगर ज़िंदगी बचेगी तो हमें खुशी होगी। हम ओरल हेल्थ पे आते हैं। अगर कोई आदमी गुटखा, पान मसाला या सिगरेट नहीं पी रहा, अल्कोहल नहीं पी रहा, और लेकिन उसका मुंह का हाइजीन बहुत अच्छा नहीं है, ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहा या बाकी चीज़ें, क्या उससे कोई दूसरी तरह की बीमारियों का खतरा रहता है? क्योंकि पान मसाला और गुटखा और सिगरेट पियेंगे तो उसका तो ऑटोमेटिकली आएगा आएगा। अगर वो सब नहीं है उसके और बावजूद, उसके बावजूद क्या ये कोई खतरा है दूसरी तरह की बीमारियों जी मैं बताता हूँ आपको। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया ये। देखिए, एक आम आदमी आपने कहा वो सिगरेट पान मसाला नहीं खाता, लेकिन उसकी जनरल हेल्थ अच्छी नहीं है। उसको एज के साथ डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, और या लंग डिजीज़ भी है, या यूरीमिया भी है, किडनी, कुछ भी हो सकता है जी किसी को। जी अगर, और दिल की बीमारी भी, जो जी। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो इन बुरी आदतों से भी बचा हुआ है, लेकिन उसके माउथ की कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मुंह के अंदर, जितने आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, हमारे मुंह में 20 बिलियन बैक्टीरिया है। जी। ठीक है, अच्छा। 20 बिलियन। उसमें कुछ अच्छी चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए भी है, कुछ खराब भी है, डिके के लिए हैं, बैड स्मेल के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, उसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। तो जब आपकी ओरल कंडीशन अच्छी नहीं है और अंडरलाइंग आपको कोई ना कोई बीमारी है, तो यू विल बी मोर प्रोन टू प्रोग्रेस दैट। अब आपने सिंपल सवाल किया, एक आदमी पान मसाला भी नहीं खाता, गुटखा भी नहीं खाता, शराब भी नहीं पीता, उसके बाद भी ओरल कैंसर हो जाता है, ये कैसे हो गया? तो अब देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। और वो दांतों के बारे में भी जागरूक नहीं है। अब उसका कोई दांत टूटा, उसने इग्नोर किया, कोई बात नहीं, और दांत का कोना एक निकला हुआ है, उस कोने को या तो गाल के ऊपर या जबान के ऊपर लग लग के आपका एक अल्सर बन गया। उसने क्या किया, चूना लगा लिया, दवा लगा ली, किसी केमिस्ट के पास जगा के, वो बढ़ते बढ़ते दैट कैन टेक ए रूट, अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी ओरल कैंसर। मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं। या आप क्या करते हैं, आप एक तरफ पान मसाला रख के मस्त हो जाते हैं, सो जाना। देखा भाई इस तरफ तो जलन होनी शुरू होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरी तरफ रखना शुरू कर देगा। तो पान मसाले का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, आपकी जो म्यूकोजा है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, हार्ड होनी शुरू हो जाती है, फिर आपका मुंह खुलना कम हो जाता है, जिसको कि हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि एक वजह है कैंसर की। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि अगर समय से उसको पकड़ लिया जाए और उस आदत को छोड़ दिया जाए और उसका इलाज किया जाए, तो उससे आप बच सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आपकी 4 उंगली आपके मुंह पे खड़ी जानी जी चाहिए। जी जी। तो मुंह, जैसे गुटखे वालों को मैंने देखा है कि वो खाना भी खाते हैं तो चम्मच चम्मच से नहीं। उन्हें फोर्स करके अंदर घुसाना पड़ता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, 3 है, 3 इज फाइन। डॉक्टर साहब, एक और है, जब आदमी इश्क में होता है तो बहुत सारी ऐसी स्टूपिड चीज़ें करता है कि चलो एक ही प्लेट में खाते हैं, चाहे आप एक प्लेट में हाथ से खा रहे हो या एक ही चम्मच से खा रहे हो, स्पून शेयर कर रहे हो, ब्रश शेयर करना भी कभी कभी सुना है। अच्छा, राइट, पीपल डू दैट। तो क्या इससे मोहब्बत बढ़ती है या परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? देखिए, मोहब्बत तो नहीं दूसरा, बढ़ती। एक चीज और, अब जैसे कोई एक चाय पी रहा है तो आपने 2 सिप मारे, 2 सिप उसने मार दिए, जूस हुआ, लस्सी हुआ, इस पे रोशनी डाली। देखिए, साइंटिफिकली अगर हम बात करें, एक तरफ तो प्यार, हाँ एक तरफ इससे क्या हो सकता है, हाँ। ठीक। देखिए, अब प्यार पता नहीं कितने दिन के लिए बढ़ता है, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मेरे को पूछे साइंटिफिकली, इट इज नॉट राइट टू शेयर द स्पून, टू शेयर द कप और शेयर द टूथब्रश। अच्छा, हाँ। तो इसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी कि ह्यूमन माउथ के अंदर 20 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, 8 बिलियन आपकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और बैक्टीरिया आपके मुंह में इतने। तो जब आप ब्रश शेयर करेंगे, चम्मच शेयर करेंगे, हो सकता है कुछ हानिकारक बैक्टीरिया जो है आप एक आदमी से दूसरे के शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। तो इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। और जब हम एक साइंटिफिकली बात करें और एक जागरूकता की बात करें आम आदमी के लिए, तो मेरे लिहाज से तो आप प्यार वैसे कर लें, लेकिन चम्मच से ना करें। अल्सर की कई वजह होती हैं, जैसे आपका पेट साफ नहीं हुआ, वो भी एक वजह है, आपको छाले या पड़ गए। अल्सर कितना खतरनाक है? क्या ये कैंसर में भी का खतरा भी इससे बढ़ता है? और अल्सर को लेकर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है?
देखिए अल्सर जैसे आपने कहा, और अभी हम चर्चा के दौरान हमारी बात भी आई, तो मैंने आपको बताया कि शार्प दांत हो गया। अब कोई भी आदमी आर्टिफिशियल डेंचर यूज करता है, उसका कोना निकल आया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और जो आपका सवाल था कि अल्सर कितना हानिकारक हो सकता है, तो मेरा ये है कि इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड सो इट कैन बी वेरी डेंजरस, बट इफ इट इज बीइंग ट्रीटेड एंड डायग्नोज्ड अर्ली। देखिए दांतों की जितनी बीमारियां हैं, कैंसर के प्री कैंसर जितनी चीज़ें हैं, अगर उनको टाइम के साथ आम आदमी को उसकी जागरूकता हो, जानकारी हो और वो ठीक जगह पहुंच जाए, तो इन सब चीज़ों से बच सकता है। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए और उसको इस हालत में पहुंचने दिया जाए कि आपको सर्जरी करानी पड़े, जी, तो वो बहुत ही पेनफुल है। पहली देखिए उसको, एक तो आपकी डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस है, दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपकी लाइफ के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है और आपकी फैमिली के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। इट कैन बी, यू कैन बी सेव फ्रॉम ऑल दैट मिजरी। जब भी हम जाते हैं और दांतों की परेशानी, तो उनका कहना होता है डॉक्टर का कि रूट कनाल करना पड़ेगा। एक हमारे दोस्त की माँ है जिन्होंने रूट कनाल कराया और उनको बाद में कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, या रूट कनाल एक पद्धति है आपके दांत में आई परेशानी को सही करने की? देखिए रूट कैनाल इज नॉट द रीजन फॉर ओरल कैंसर। नाउ अगेन इसमें सवाल उठेगा कि रूट कैनाल इज डन बाय ए प्रॉपर स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल। हो सकता है कि जब रूट कैनाल कराने गए उनके मुंह में कोई ऐसी चीज थी जो कि अनडायग्नोस रह गई, वो कारण बनी कैंसर का। अब देखिए आपने रूट कैनाल कराई और आप पान मसाला खाते हैं और वो आपको नहीं पता, और डॉक्टर ने भी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, तो नाउ एक आम आदमी जो कॉमन आदमी है वो तो यही सोचेगा कि मैं डॉक्टर के पास गया तो उसके बाद मेरे को हो गया। लेकिन रूट कैनाल का और ओरल कैंसर का कोई इंटरलिंक या कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो रूट कनाल सेफ है अगर बिल्कुल सेफ है। आखिरी सवाल आपसे, जो आपने ही इस इंटरव्यू के शुरू होने से पहले बताया था कि स्नोरिंग या खर्राटे लेना भी ओरल से ही रिलेटेड है, जो मुझे नहीं मालूम था। तो मैं ये पहले तो ये एडमिट कर लूँ कि डॉक्टर साहब ने उस पर प्रकाश डाला है। ये परेशानी हर दूसरे आदमी को। तो होता क्या है कि बेगम नाराज भी होती हैं, कभी कभी पिटने की भी नौबत आती है। और दूसरा, कहीं आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और पड़ोसी जगा देता है। 5 मिनट के लिए आंख बंद करते हुए भी आप डरते हैं कि यार आसपास का लोग बोलेगा कि क्या आदमी है, देखो खर्राटे मार रहा है। तो खर्राटे मारने की वजह और उससे छुटकारा पाने का तरीका। हाँ, दो बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं हिंदुस्तान में तो नहीं कहूँगा, अमेरिका वगैरह में अगर आप लिटरेचर में जाए और गूगल करें तो बहुत लोगों का डाइवोर्स भी हो जाता है इसकी वजह से। हाँ। तो देखिए स्नोरिंग एक ऐसी समस्या है कि अबाउट 4% ऑफ द पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पर इससे सफ़र करती है। अब अभी तक ये था कि ये दांत वाले के लिए जानना जरूरी है कि न्यूरोलॉजिस्ट के लिए जानना जरूरी है कि इसका कौन, इसका मालिक कौन है। हाँ। देखिए ये जॉइंटली देखा जाए तो इट कैन बी डायग्नोज बाय डेंटल सर्जन ऑल्सो। अच्छा, कि आप स्नोरिंग करते हैं। और दूसरा जो है, जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें डेंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट और इन सब का कंबाइंड ट्रीटमेंट है। ओनली डेंटिस्ट कैन नॉट ट्रीट, ओनली न्यूरोलॉजिस्ट कैन नॉट ट्रीट, लेट्स बी एक्सेप्ट। नाउ डेंटिस्ट कैसे लोकेट करता है, वो आपका माउथ एग्जामिन करता है। जब आपका माउथ को एग्जामिन करता है वो आपकी जीभ भी देखता है और वो आपकी मुंह को देखता है, और सडनली वो रियलाइज करता है कि जो आपकी एयरवे स्पेस है जहाँ से एयर लंग्स में जाती है वो नैरो है। तो उसका पहला सवाल क्या होगा, उसने जब आपको एग्जामिन किया पूछेगा आप खराटे तो नहीं लेते? वो पेशेंट कहता हाँ मैं खराटे तो लेता हूँ। तो आप डायग्नोस हो गए। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन एंड वन ऑफ द वे हाउ डेंटिस्ट इज इंटर रिलेटेड विद दिस समस्या। ओके, ठीक है। अब उसका निदान कैसे है, होता क्या है, देखिए जब आप सोते हैं तो आपकी टंग जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो फॉल बैक करता है। जब फॉल बैक करता है तो आपकी एयर स्पेस नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ चेंज होती है और खराटे लेने लगते हैं। ये तो कारण बताया आपको, वो मशीन नहीं थी, मैं आपको समझाता दिखा के। तो अब उसके लिए क्या होता है, आपको कोई अप्लायंस दे दिया जाता है जिससे कि आपकी टंग फॉल बैक ना करे। उसके कई सारे रीज़न हैं। आपका जॉ साइज छोटा है ड्यू टू एनी रीज़न, या आपकी टंग साइज बड़ा है,
या एडिनॉइड्स हैं, या आपकी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपकी एयर स्पेस नैरो हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये बहुत बड़ी समस्या है वर्ल्ड ओवर, नॉट इन इंडिया। हाँ, पूरी दुनिया एंड में। इट कैन बी, इट कैन सी, इट कैन नॉट किल यू बट इट कैन रिड्यूस योर लाइफ स्पैन। खराटे जो है, खराटे इज सच ए बिग समस्या, स्नोरिंग। सो ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है और आम आदमी को जानना चाहिए। अगर वो खराटे लेता है तो उसको इलाज कराना चाहिए। आप अगर मेरे को पूछें तो एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं मशीन यूज़ करता हूँ। रात को मशीन आती है जो आपको लगा के सोना पड़ता है, उससे आपकी एयरवे स्पेस, आपको प्रॉपर सांस, होता क्या है कि आपको इंटरमिटेंट सांस रुकती है, आपको प्रॉपर एयर नहीं मिलती ब्रीथ करने के लिए। तो जब ब्रीथ नहीं कर पाते तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी नींद खुल जाती है, आपकी बीवी साथ से उठ के चली जाती है दूसरे कमरे में, या फिर आपका ज़्यादा खराब हो तो आपकी कहानी और आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए स्नोरिंग इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू। एंड आम आदमी को उसको जैसे ही उसको पता लगे, उसको डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराना चाहिए। और हमें खुशी होगी कि आम आदमी को इस समस्या से छुट्टी मिल सके, और इन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा जिसका मैं लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ हद तक जवाब दे पाया। आखिरी सवाल एक जो था, ब्रश 2 बार करें या 1 बार से काम चल जाएगा, या 3 बार करें? देखिए, 2 बार करें, लेकिन अगर 2 बार नहीं करें, कम से कम 1 बार तो ज़रूर करें। हमने सब पूछ लिया आपसे। अब अगर आपको हम ये कहें, एक मुश्किल सवाल है आपके लिए, एक टास्क है कि कुछ लाइनों में ओरल हेल्थ को लेकर, एक अच्छे ओरल हेल्थ को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, क्या करें? देखिए, सबसे सम अप पहले कर दीजिए। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, स्माइल कैन विन मैनी हार्ट्स। जी। टू कीप योर टीथ हेल्दी and live a better life and face the world, you must visit to the dentist and brush daily and keep smiling and make a healthy nation. Healthy India can only be created by healthy smiles. मैं यहाँ पर लास्ट लाइन जोड़ना चाहूँगा कि हमारी सरकारों को, स्टेट्स को और हमारे भाई बहनों को, साथियों को जो इस प्रोफेशन में है, एक अवेयरनेस आम आदमी में लानी चाहिए दांतों की बीमारियों के बारे में, सो दैट उनको इसमें मदद मिल सके। और जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो ऐसा है कि अब डॉक्टर साहब से बात करने के बाद मुझे भी ये पता चला है कि 6 महीने या साल भर में एक बार, जिस तरह से आप सारे बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं, अपने दांतों और ओरल हेल्थ के लिए भी चेकअप करके लिए जाएं, जिससे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। तो आज हेल्थ वायर मीडिया में डॉक्टर कोहली के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।